Good afternoon, students. Hope you all are good. Today we are going to discuss the chapter number 4 of your English literature book, that is Unforgettable Salim Ali. So let's start. This chapter is about Salim Ali, and his full name is Salim Moizuddin Abdul Ali. And who is he? He is a bird watcher. He was a bird watcher and ornithologist. And who is an ornithologist? A person who is interested in birds. He was also an explorer, an environmentalist, teacher and a writer. Environmentalist means who is concerned with protecting and preserving the natural environment. He is also called the Birdman of India. अनफॉरगेटेबल सलीम अली चैप्टर नंबर 4 है हमारा, और ये किसके ऊपर है? ये सलीम अली के बारे में है। सलीम अली का फुल नेम है सलीम मोइजुद्दीन अब्दुल अली, और वो कौन थे? वो एक बर्ड वॉचर थे। बर्ड वॉचर जो बर्ड्स को बहुत ही बारीकी से देखते हैं। ऑर्निथोलॉजिस्ट थे वो। ऑर्निथोलॉजिस्ट कहते हैं एक ऐसे पर्सन जो बर्ड्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हों, उनके अबाउट बहुत ज़्यादा जानते हों, इंफॉर्मेशन गैदर करते हों। वो एक एक्सप्लोरर भी थे, एनवायरमेंटलिस्ट थे। एक्सप्लोरर जो नई नई चीज़ों के बारे में जानते हैं। एक इन्वेस्टिगेटर थे। एनवायरनमेंट के लिए वो बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते थे, उनको बहुत ज़्यादा फ़िक्र रहती थी एनवायरनमेंट की, नेचुरल एनवायरनमेंट की, कि उसको कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को। अ पद्मा विभूषण अवॉर्डी। He held 3 honorary doctorates and was nominated to the Parliament. He was instrumental in making the Bombay Natural History Society (BNHS) a leading research center. और वो क्या हुए हैं? वो पार्लियामेंट में नॉमिनेट भी हुए हैं 3 बार। उनको ऑनरेरी डॉक्टरेट्स भी मिला है, जैसे बहुत ज़्यादा जो अवार्ड्स मिलते हैं, रिस्पेक्ट दी जाती है। उन्होंने क्या किया है? जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी है उसमें एक लीडिंग रोल प्ले किया है, बहुत बड़ा रोल प्ले किया था उसको इस्टेब्लिश करवाने के लिए। नाउ अ 10-year-old Salim found a strange looking sparrow with a yellow streak below its neck. The secretary at the Bombay Natural History Society (BNHS) identified it as a yellow-throated sparrow and showed the boy the society's vast stuffed bird collection. Awestruck, he remained fascinated with birds for life. तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा सलीम अली के बारे में। मैंने आपको बताया कि वो कौन थे, उनको क्या क्या चीज़ें पसंद थी, उन्होंने कहाँ पर बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया, कहाँ कंट्रीब्यूट किया किस चीज़ को इस्टेब्लिश कराने में। तो जब सलीम अली 10 years ओल्ड थे, जब वो 10 साल के थे, तो उन्होंने क्या देखा? एक बहुत ही अजीब सी स्पैरो देखी, जिसकी नेक पर बहुत ही क्या थी? अ लॉन्ग थिन येलो कलर्ड लाइन थी। मतलब उनकी उस स्पैरो की गर्दन पर बहुत ही बारीक सी येलो कलर की एक लाइन थी, कि अगर नॉर्मली हम पर्सन उस स्पैरो को देखते तो हमें वो नज़र ना आती, हम क्योंकि इतना ध्यान ही ना देते। लेकिन सलीम अली कौन थे? ही वॉज अ बर्ड वॉचर। वो बर्ड वॉचर थे, बहुत ही ध्यान से चिड़ियों को देखते थे। तो बर्ड के नेक के ऊपर जो बहुत ही बारीक सी लाइन थी, कलर्ड लाइन थी, वो भी उनको नज़र आ गई। फिर क्या हुआ? जब बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के जो सेक्रेटरी थे, जो बड़े थे, जब उस बर्ड को पहचाना गया, जब उस बर्ड को देखा गया, तो क्या हुआ? उस बर्ड को क्या नेम दे दिया गया? येलो थ्रॉटेड स्पैरो की, येलो कलर की जिसकी नेक होती है, जिसका गला होता है, वो उसको नेम दे दिया गया। और उन्होंने उस बॉय को मीन्स सलीम अली को बहुत बड़ा बर्ड कलेक्शन दिखाया, बहुत सारी बर्ड्स दिखाई। अब एक तो सलीम अली पहले से ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे बर्ड्स में, कि बर्ड्स की छोटी छोटी चीज़ों को भी वो बहुत ज़्यादा नोट करते थे। और जब उन्होंने बहुत सारी बर्ड्स देखी तो क्या हो गया? वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, और अपनी पूरी लाइफ में वो बहुत ज़्यादा फैसिनेट रहे, बहुत ही दिलचस्पी दिखाते थे वो बर्ड्स में। Now Salim Ali was an average student in school. He left college and spent the next 10 years in Burma as a partner in his brother's timber and wolfram business. Most of the time in Burma he would be observing birds and wildlife. सलीम अली कैसे थे अपनी स्कूल लाइफ में? वो एक एवरेज स्टूडेंट थे, ना वो बहुत टॉप करते थे ना ही वो फेल होते थे, वो बस ठीक ठाक थे पढ़ाई में। उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया और अपने जो अगले 10 साल थे वो बर्मा में अपने भाई के साथ गुजारे और उनके बिज़नेस में पार्टनरशिप कर ली। मतलब उनके साथ उनका काम करते थे, और उनके ब्रदर का बिज़नेस था टिम्बर का और वॉल्फ्रेम का। टिम्बर क्या होती है? एक वुड होती है। वॉल्फ्रेम एक मेटलिक हैवी ग्रे वाइट मेटलिक्स एलिमेंट। तो इस काम में वो अपने ब्रदर के साथ रहे और पार्टनरशिप कर ली।
ज़्यादातर टाइम बर्मा में वो क्या करते थे, वो बर्ड्स को ऑब्ज़र्व करने में गुजार देते थे, बर्ड लाइफ को देखते थे, वाइल्ड लाइफ को, जंगली जानवरों को, जो और बर्ड्स होते थे। अपना मोस्टली जितना भी उनको टाइम मिलता था वो ज़्यादातर उसको ऑब्ज़र्व करने में गुजारते थे। अब when the business collapsed When the business collapsed, Salim Ali came back and got a job as a guide lecturer at Mumbai's Prince of Wales Museum in 1927. अब क्या, और एक टाइम तो होता है कि बिज़नेस बहुत अच्छा चलता है, लेकिन एक टाइम कैसा होता है, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है बिज़नेस। तो जब उनके ब्रदर का बिज़नेस बिल्कुल ख़त्म हो गया था तो सलीम अली वापस आ गए। अब वो क्या काम करते, जब उनका काम ही नहीं रहा था, उनका बिज़नेस ख़त्म हो गया था उनके ब्रदर का, तो इसलिए वो वहाँ से वापस आ गए और उनको वेल्स म्यूज़ियम में एक जॉब मिल गई गाइड लेक्चरार की। मुंबई में उनको जॉब मिल गई 1927 में। आफ्टर 2 years he decided to study ornithology at the Berlin University Zoological Museum. When Salim Ali returned to Mumbai a year later, his guide lecturer's post has been abolished. अब 2 साल बाद क्या होता है, 2 साल बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उनको पढ़ना है, क्या पढ़ना है, उनको ऑर्निथोलॉजी की स्टडी करनी है। उनको मीन्स बर्ड्स की उन्हें स्टडी करनी है। कहाँ पर, बर्लिन यूनिवर्सिटी ज़ूलॉजिकल म्यूज़ियम में। उन्होंने 2 साल बाद वहाँ से स्टडी स्टार्ट कर दी। और जब सलीम अली अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके वापस मुंबई लौटे तो उनकी जो गाइड लेक्चरार्स की पोस्ट थी, जो उनकी जॉब थी, वो ख़त्म हो चुकी थी। अब कोई उनके वेट में तो ना रहता ना कि जब सलीम अली आएंगे तो वापस उनको जॉब दे दी जाएगी। जब वो हट गए तो उनकी प्लेस पर किसी और को रख लिया गया। सो देयर वाज नो चांस ऑफ वर्किंग फॉर द गवर्नमेंट ईदर बिकॉज ही डिड नॉट हैव अ कॉलेज डिग्री। अब उनके पास कोई भी मौका नहीं था कि वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते, क्योंकि उनके पास कॉलेज डिग्री तो थी ही नहीं। उन्होंने अपना कॉलेज छोड़ दिया था, ही लेफ्ट कॉलेज। तो उनको कैसे गवर्नमेंट जॉब मिल सकती थी, गवर्नमेंट जॉब के लिए डिग्री भी चाहिए होती है नॉलेज के साथ साथ, तो उनके पास डिग्री नहीं थी। Salim's wife Tehmina's family own a small cottage in Kihim, a coastal village to the south of Mumbai. The young couple moved there. Kihim was green and full of birds. This kept Salim Ali occupied with his favorite hobby. Don't take a job, Tehmina advised him, if you can't enjoy it. अब सलीम अली की जो फाइनेंशियल कंडीशंस थी वो ठीक नहीं रही। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई जॉब नहीं थी। तो क्या हुआ, सलीम अली की जो वाइफ थी उनका नाम था तहमीना, वो कहाँ हो गए, वो दोनों तहमीना की फैमिली थी उनकी किहिम में। मीन्स जो तहमीना के मायका था वो वहाँ पर उनके साथ शिफ्ट हो गए, अपने ससुराल में वो शिफ्ट हो गए, तहमीना की फैमिली में शिफ्ट हो गए वो किहिम में। किहिम कहाँ पर है, मुंबई साउथ, मुंबई में, मुंबई की जो साउथ साइड है वहाँ पर एक कोस्टल विलेज है, वहाँ पर वो चले गए। जो तटीय बोलते हैं जिसे साहिल वाला एरिया, वो वहाँ पर चले गए। तो वो दोनों वहाँ पर शिफ्ट हो गए। अब किहिम जो था, जो वो प्लेस था, वो कैसा था, बहुत ज़्यादा हरा भरा था, फुल ऑफ बर्ड्स था। वहाँ पर बहुत सारी बर्ड्स थी। एक तो पहले से बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते थे बर्ड्स में, और फिर उनको इतनी सारी बर्ड्स और मिल भी गई जहाँ पर वो गए। तो सलीम अली की जो फेवरेट हॉबी थी, क्या थी फेवरेट हॉबी, बर्ड वॉचिंग, बर्ड्स को देखना। तो उनकी जो हॉबी थी वो बहुत अच्छे से चलती रही वहाँ पर। तो उनकी वाइफ जो थी तहमीना, उन्होंने उनको एडवाइस की कि अगर तुम ऐसा कोई भी काम मत करो जिसमें तुम इंजॉय ना कर सकते हो, इसको एक जॉब की तरह मत लो अगर तुम इसको इंजॉय नहीं कर सकते हो। तो 1930 में क्या हुआ, इन 1930 Salim Ali went to the BNHS with a proposal to study Indian birds systematically, which had never been done before. He did not want a salary, only expenses for these ornithological surveys. 1930 में सलीम अली को BNHS की तरफ से एक प्रपोज़ल मिला कि वो वहाँ पर इंडियन बर्ड्स की तरीक़े के साथ पढ़ाई कर सके, उनके बारे में स्टडी कर सके, जो उन्होंने आज से पहले कभी नहीं की थी। वो बर्ड वॉचर ज़रूर थे, वो बर्ड्स को देखते ज़रूर थे, लेकिन जो एक सिस्टमेटिकल वे में जो स्टडीज़ होती है वो उन्होंने कभी नहीं की थी, क्योंकि उन्होंने कॉलेज भी छोड़ दिया था। तो BNHS से जब उनको देखा वो कितने ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं टुवर्ड्स बर्ड्स को लेकर, तो वहाँ से उनको एक प्रपोज़ल मिला कि वो वहाँ पर आकर बर्ड्स के बारे में पढ़ सकें, बर्ड्स को जान सकें। तो उन्होंने इस चीज़ के लिए कोई सैलरी नहीं ली थी। वो सिर्फ क्या लेते थे, वो सिर्फ इतना ख़र्चा लेते थे जो ऑर्निथोलॉजिकल सर्वेज़ में किया जाता था। अब जब वो बर्ड्स के बारे में स्टडी कर रहे थे तो उन्हें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाना भी पड़ता था,
ट्रैवल करना पड़ता था, उनको अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लेने पड़ते थे बर्ड्स को देखने के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए क्या चाहिए होते, मनी चाहिए उनको। तो वो कहाँ से लेते, सिर्फ वो इतना ही खर्चा लेते थे, इतना ही एक्सपेंसेस लेते थे जितना उनको सर्वे में ज़रूरत होती थी। For the next 20 years, he roamed the subcontinent studying birds from Kutch to Sikkim and Afghanistan to Kerala, weaving history, ecology and geography into his description of birds and their habitat. तो नेक्स्ट 20 ईयर्स उन्होंने क्या किया, अगले 20 सालों में वो जगह जगह घूमते रहे, जहाँ जहाँ उनको पता चलता था कि बर्ड्स का ग्रुप है वहाँ पर वो उस जगह जाते थे। कच्छ से सिक्किम, अफ़गानिस्तान से केरला, मीन्स वो आउट ऑफ कंट्री भी जाते थे। ऐसा नहीं सिर्फ वो इंडिया में घूमते रहते थे, वो इंडिया के बाहर भी गए और देखते हुए, हिस्ट्री को बुनते हुए कि कहाँ से क्या हो रहा है, प्लांट्स की, बर्ड्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उस चीज़ को पढ़ते हुए। द रिलेशन ऑफ प्लांट्स एंड लिविंग क्रिएचर्स टू ईच अदर एंड देयर एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड इकोलॉजी। तो जो प्लांट्स और लिविंग क्रिएचर्स के बीच में जो एक रिलेशनशिप होता है कि एनवायरनमेंट को सही तरीके से चलाया जा सके, वो सब कुछ पढ़ते थे। मतलब ज्योग्राफी और बर्ड्स के बारे में कि बर्ड्स कहाँ रहती हैं, बर्ड्स क्या खाती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में वो बर्ड्स को पढ़ते थे, उनकी स्टडीज़ करते रहे। अगले 20 साल तक वो इसी चीज़ में बिल्कुल बिजी रहे। In 1941, he published the Book of Indian Birds, the first of many more books to come. It was an instant success and its loyalties enabled him to repay his old business debts. 1941 में क्या हुआ, उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिस बुक का नेम था द बुक ऑफ इंडियन बर्ड्स। अब क्या हुआ वहाँ पर, तो उस टाइम पर जितनी भी बुक्स पब्लिश होने वाली थी उन सभी बुक्स में से सबसे पहली बुक उनकी पब्लिश हुई और वो एक बहुत ही इंस्टेंट सक्सेस थी। उनको बहुत ज़्यादा एकदम से कामयाबी मिली और ये उनकी क्या हुआ कि जब उनकी बुक को कामयाबी मिली तो उन्होंने पैसे भी कमाए और जैसे जैसे वो अर्न करते गए तो जो उनके ओल्ड बिजनेस डेट थे, जो उन्होंने पुराने उनके ऊपर कर्जे थे बिज़नेस में, वो सब उन्होंने रीपे कर दिए, वो सब उन्होंने अपने कर्जे उतार दिए। By 1960, the man who had once been rejected for a government job for want of a degree was guiding PhD scholars. अब देखे टाइम कैसे उनके लिए बिल्कुल चेंज हो गया। एक टाइम था जब उनको गवर्नमेंट जॉब के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि उनके पास डिग्री नहीं थी। अब 1960 में वही पर्सन को, उसी आदमी को क्या हो गया, वो PhD जो फॉर वांट ऑफ अ डिग्री वॉज गाइडिंग PhD स्कॉलर्स, जो PhD कर रहे थे ना स्टूडेंट्स, तो वो उनके गाइडर बन गए, वो उनको गाइड करते थे। या तो उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही थी क्योंकि उनके पास डिग्री नहीं थी, या फिर उनको इतना ज़्यादा क्वालिफाइड माना गया कि जो PhD स्कॉलर्स थे, जो लोग PhD कर रहे थे, उनको वो क्या करते थे, वो उनको गाइड करते थे। सलीम अली helped the development of ornithology in India. Although recognition came late, he received several honorary doctorates and numerous awards. सलीम अली ने बहुत ज़्यादा हेल्प की कि इंडिया में ऑर्निथोलॉजी को डेवलप किया जा सके, जो बर्ड्स के बारे में स्टडीज़ होती हैं उसको बहुत ज़्यादा बढ़ाया जा सके, प्रोग्रेस की जा सके उसमें। हालांकि जो रिकॉग्निशन थी वो बाद में, मतलब उनको पहचान बहुत बाद में मिली, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा ऑनरी डॉक्टरेट से नवाजा गया, उनको बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए। जो डॉक्टरेट्स की डिग्री दी जाती है उनको वो बहुत ज़्यादा डिग्री दी गई। He was awarded Joy Gobinda Law Gold Medal by the Asiatic Society of Bengal in 1953. He received honorary doctorates from the Aligarh Muslim University in 1958, Delhi University in 1973 and Andhra University in 1978. अब क्या हुआ, उनको एक अवार्ड दिया गया जॉय गोविंदा लॉ गोल्ड मेडल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की तरफ से 1953 में। मतलब उनको बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए थे, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तरफ से, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से, आंध्र यूनिवर्सिटी की तरफ से, मींस इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होती हैं तो इन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से उनको अवार्ड्स दिए गए। और 1967 में, इन 1967 ही बिकेम द फर्स्ट नॉन ब्रिटिश सिटीज़न टू रिसीव द गोल्ड मेडल ऑफ द ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजिस्ट यूनियन। 1967 में वो पहले नॉन ब्रिटिश सिटीज़न बने थे। मींस अब तक ये अवार्ड जो गोल्ड मेडल ऑफ ब्रिटिश ऑर्निथोलॉजिस्ट यूनियन है, इसकी तरफ से जो अवार्ड दिया जाता है वो सिर्फ उनसे पहले ब्रिटिश को ही दिया जाता था। जो ब्रिटेन में रहते थे सिर्फ उन्हीं लोगों को ये अवार्ड मिला था। तो ये कौन बने थे, ये पहले नॉन ब्रिटिश सिटीज़न बने थे, ब्रिटेन से बाहर रहने वाले पहले ऐसे मैन थे जिसको ये अवार्ड दिया गया। Salim Ali's writings and awards brought him large amounts of money, but he kept very little for himself, liberally
हैंडिंग आउट स्कॉलरशिप्स एंड ग्रांट्स टू नीडी स्टूडेंट्स। अब वो कितने ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन थे कि जो उनको अवार्ड्स मिलते थे, अवार्ड्स के साथ साथ उनको बहुत बड़े अमाउंट भी मिलता था, मनी का, पैसे भी दिए जाते थे, तो वो उसमें से अपने लिए बहुत कम रखते थे। मतलब जितनी उनको ज़रूरत होती थी सिर्फ वो इतने पैसे अपने पास रखते थे, और बाकी जितने भी पैसे होते थे वो क्या करते थे, स्कॉलरशिप के लिए दे देते थे। जो ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनकी स्टडीज़ के लिए, तो वो ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप के तौर पर वो पैसे दे देते थे। सलीम अली डोनेटेड हिज 1976 पॉल गेटी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्राइज worth $50,000 to a conservation research fund at the BNHS। सलीम अली ने क्या किया था 1967 में, जो उनको पॉल गेटी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्राइज़ मिला था, जिनकी कीमत क्या थी, $50,000 थी। डॉलर कितना महंगा होता है, तो इतनी ज़्यादा उसकी कीमत थी। उन्होंने क्या किया था, वो BNHS में की फ़ंड में दे दिया था कि BNHS में जितनी भी ज़रूरत पड़ती, एक बिल्डिंग बनानी थी, उसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स आते, वर्कर्स रखे जाते, जो कुछ भी होता, वो उसके फ़ंड में दे दिया था कि BNHS इस्टेब्लिश हो सके, वहाँ पे उनको हेल्प मिल सके। Writing letters, one of Salim Ali's passions, the setting up of the Bharatpur and Karnal bird sanctuaries, the decision not to destroy Kerala's Silent Valley for the sake of a power project, and many other similar measures were due to his powerful letters to Prime Minister and forest officials। अब एक तो बुक्स लिखने का भी उन्हें बहुत ज़्यादा शौक़ था, बर्ड वॉचर भी थे, साथ में वो क्या करते थे, वो लेटर्स भी लिखते थे। लेटर्स लिखना भी उनका एक जज्बा था बहुत। तो उन्होंने क्या किया था, जो केरला साइलेंट वैली है उन्होंने उसको बचाया था। उसको कैसे बचाया था कि वहाँ पर एक पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा था, जो हमारे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोजेक्ट होता है, वहाँ पे प्रोजेक्ट लगाया जा रहा था। तो उसके लिए केरला साइलेंट वैली जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती, तो उन्होंने उसको बचाया था कि पावर प्रोजेक्ट तो लगाया ही जाए, लेकिन पावर प्रोजेक्ट के साथ में जो केरला साइलेंट वैली है, जहाँ पर बर्ड्स रहती हैं, अदर एनिमल्स होते हैं, उसको बिल्कुल भी ख़राब ना किया जाए, उसको एज इट इज़ रहने दिया जाए। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया था, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बहुत ही पावरफुल लेटर्स लिखे। जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स होते हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स काम करते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लेटर्स लिखे कि उन प्राइम मिनिस्टर को उनकी बात माननी पड़ी और केरला साइलेंट वैली को तोड़ा नहीं गया। Salim Ali was also loved motorbikes. In 1950, he shipped his massive Sunbeam 500cc motorbike to Sweden. With his luggage strapped behind him, he rode into an ornithological conference in his bike, startling the other delegates. अब सलीम अली को लेटर्स भी लिखते थे, वो बर्ड वॉचर भी थे, वो उन्होंने बुक भी लिखी। इसके साथ साथ उन्हें मोटर बाइक का भी बहुत ज़्यादा शौक़ था, वो बाइक से बहुत ज़्यादा लव करते थे, उन्हें बहुत शौक़ था मोटर बाइक्स का। तो 1950 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी बहुत बड़ी सनबीम 500cc मोटर बाइक की, एक ब्रांड है मोटर बाइक का, जैसे हम और बाइक्स होती हैं ना, जैसे रॉयल एनफील्ड होती है, स्प्लेंडर होती है, पल्सर होती है, तो इसी तरह ये सनबीम 500cc मोटर बाइक है। तो उन्होंने इसको कहाँ शिफ्ट किया, वो स्वीडन लेकर गए 1950 में अपनी बाइक को। और क्या हुआ, विद हिज लगेज स्ट्रैप्ड हिम, he rode into an ornithological conference in his bike, startling the other delegates। अब उन्होंने क्या किया, जो उनकी बाइक के पीछे सामान लगा हुआ था, वो उसी सामान के साथ एक ऑर्निथोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस में चले गए। मतलब एक सम्मेलन होता है जहाँ पे बहुत सारे बैठे हुए होते हैं, एक तरह से मीटिंग भी बोल सकते हैं उसको, बड़े बड़े लोग आते हैं उसमें, उस ऑर्निथोलॉजी से रिलेटेड जो वो नॉलेज रखते हैं। तो एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी, वहाँ पर वो अपनी बाइक के साथ उसी अपने सामान के साथ वहाँ पर चले गए। जो और वहाँ पर बैठे हुए थे डेलीगेट्स जो थे अदर, वो बिल्कुल चौंक गए। मतलब जो लोग और बैठे हुए थे, जो कह सकते हैं प्रतिनिधि, जो पार्टिसिपेंट्स थे, वो बहुत ज़्यादा चौंक गए कि ये तो बाइक के साथ ही यहाँ पे आ गए हैं, विद हिज लगेज, साथ में अपना सामान भी लेकर आ गए हैं। आफ्टर द कॉन्फ्रेंस ही रोड थ्रू यूरोप मीटिंग फ्रेंड्स एंड वॉचिंग बर्ड्स। कॉन्फ्रेंस के बाद वो कहाँ की तरफ निकल गए, यूरोप की तरफ निकल गए, अपने दोस्तों से मिलने के लिए और बर्ड्स को देखने के लिए अपनी बाइक पर ही। In France, Salim Ali was injured in a collision with a speeding truck, but the next morning he got out of his hospital bed and repaired the bike himself.
फ्रांस में एक बार क्या हुआ, फ्रांस में एक बार बहुत ही स्पीड से ट्रक आ रहा था और उससे टकरा गई उनकी बाइक और वो ज़ख्मी हो गए। लेकिन अगले ही सुबह वो अपनी हॉस्पिटल के बेड से उठे और अपनी बाइक को खुद रिपेयर करने चले गए। क्यों? क्योंकि उन्हें मोटर बाइक्स बहुत ज़्यादा पसंद थी, वो बहुत ज़्यादा शौक़ रखते थे मोटर बाइक्स का, तो उनको बिल्कुल भी ये बात बर्दाश्त नहीं थी कि वो बेड पर लेटे रहें और उनकी जो बाइक है वो ख़राब पड़ी रहे। तो इसलिए नेक्स्ट मॉर्निंग जब उनके अंदर थोड़ी सी हिम्मत आई, वो उठे अपने बेड से, हॉस्पिटल बेड से, और बाइक को रिपेयर करने के लिए निकल पड़े। हेड बैंडेड, ही केप्ट अ लंच अपॉइंटमेंट लेटर दैट, और उनके सिर पर उस टाइम भी पट्टी बंधी हुई थी। उसके बाद उन्होंने अपना लंच किया, मतलब पहले अपने काम को किया, अपनी मोटर बाइक सही की, उसके बाद उन्होंने लंच के लिए अपॉइंटमेंट ली। Until he was 87 years old, Salim Ali conducted major expeditions. In 1983, he spent 4 weeks in the exquisitely beautiful Nampada National Park in Arunachal Pradesh. जब वो 87 ईयर्स ओल्ड थे, जब उनकी एज कितनी थी, 87 ईयर्स ओल्ड थी, तो उन्होंने क्या किया, एक मेजर एक्सपेडिशन किया। एक्सपेडिशन मीन्स लॉन्ग जर्नीज़ फॉर ए स्पेशल पर्पज़। जब हम बहुत लॉन्ग जर्नीज़ करते हैं, लंबे लंबे सफ़र करते हैं किसी स्पेशल पर्पज़ के लिए, ऐसे नहीं कि नॉर्मल घूम रहे हैं सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह, कोई बहुत ही स्पेशल पर्पज़ होता है, मकसद होता है बहुत ख़ास, उसके लिए जो लॉन्ग जर्नी करते हैं उसे बोलते हैं एक्सपेडिशन। तो 87 ईयर्स ओल्ड एज में भी उन्होंने एक्सपेडिशंस करते थे, वो लॉन्ग जर्नीज़ पर निकल जाया करते थे। 1983 में क्या हुआ, उन्होंने 4 हफ्ते गुजारे, बहुत ही खूबसूरत नेशनल पार्क है अरुणाचल में, नंपदा, वहाँ पर उन्होंने 4 हफ्ते गुजारे वहाँ पर। 2 years later, he was planning to go to the Himalayas in search of the mountain quail last seen in 1858, but suddenly fell in and stayed back. 2 साल बाद उन्होंने प्लानिंग की थी अपनी, उन्होंने प्लानिंग कर रहे थे वो कि वो हिमालयाज़ जाएंगे, जो माउंटेन रेंज है, पहाड़ों पर जाएंगे वो हिमालय के, और वहाँ पे वो माउंटेन क्वेल को सर्च करेंगे। एक टाइप की बर्ड होती है क्वेल, तो वो उनका क्या पर्पज़ रहा कि माउंटेन पर जाएंगे हिमालय पर और वहाँ पर वो क्वेल को सर्च करेंगे। लेकिन 1858 में क्या हुआ, वो अचानक से बीमार पड़ गए और वो वहीं पर रुक गए। उन्होंने जो उनका प्लान था वो उसको कैंसिल कर दिया। ही यूज़ द टाइम टू फिनिश वन मोर बुक, द फॉल ऑफ अ स्पैरो, हिज डिलाइटफुल ऑटोबायोग्राफी। तो उन्होंने थोड़ा सा और टाइम लिया अपनी बुक को कंप्लीट करने के लिए। बुक का नेम है द फॉल ऑफ अ स्पैरो, और वो कैसी बुक थी, बहुत ही डिलाइटफुल ऑटोबायोग्राफी थी। ऑटोबायोग्राफी कहते हैं जब हम अपनी स्टोरी खुद लिखते हैं। बहुत सारे राइटर्स ऐसे होते हैं, अपनी स्टोरी कि उनके साथ कैसे क्या क्या हुआ बचपन से लेकर उस टाइम तक की सारी बिल्कुल सच सच बात वो लिखते हैं, उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, स्टोरी ऑफ वंस ओन लाइफ, अपनी कहानी जो खुद लिखते हैं। One of Salim Ali's last wishes was to set up an ornithological institute in Mumbai. In April 1987, after his illness had been diagnosed as cancer, he flew to Delhi to convince the Prime Minister about the need for the institute. तो सलीम अली की जो आखिरी विश थी, जो लास्ट विश थी, वो ये थी कि मुंबई में एक ऑर्निथोलॉजिकल इंस्टीट्यूट सेटअप हो जाए, किसी भी तरह से एक ऑर्निथोलॉजिकल इंस्टीट्यूट बना दिया जाए जहाँ पर बर्ड्स की स्टडी की जा सके। तो अप्रैल 1987 में जब वो बीमार पड़ रहे थे तो फिर उनका चेकअप वगैरह कराया गया और फिर क्या देखा कि उनको कैंसर है। डायग्नोस्ड मीन्स मेडिकली डिक्लेयर्ड, मतलब बिल्कुल उनकी रिपोर्ट्स ने ये बात कह दी थी कि उनको कैंसर है। और उसके बाद भी वो कहाँ गए, वो दिल्ली गए प्राइम मिनिस्टर को मनाने के लिए कि इंस्टीट्यूट के लिए ज़रूरत है, यहाँ पर इंस्टीट्यूट की ज़रूरत है और यहाँ पर इंस्टीट्यूट होना चाहिए। Hospitalized on landing, he kept insisting on going to this seminar until the Prime Minister visited him and assured full support. तो क्या वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, क्योंकि उनको कैंसर हो गया था, तो वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे और उसके बाद भी, हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद भी वो सेमिनार में जाने की ज़िद करते रहे। एक सेमिनार होने वाला था तो वहाँ पर वो ज़िद करते रहे कि मैं सेमिनार में जाऊँगा, जब तक प्राइम मिनिस्टर खुद उनको देखने के लिए नहीं आ गए और उनको पूरा यकीन दिलाया कि उनको पूरा फुल सपोर्ट किया जाएगा, तब जाकर वो सुकून से हुए कि चलो सेमिनार में मैं नहीं जाता हूँ। 2 months later सलीम अली डाइड, और क्या हुआ, आफ्टर 2 months 2 महीने बाद सलीम अली की डेथ हो गई। इन 1990 द सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री वॉज इस्टेब्लिश्ड इन कोयम्बटूर। तो क्या हुआ, 1990 में सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री वॉज इस्टेब्लिश्ड इन कोयम्बटूर। तमिलनाडु में ये प्लेस है कोयम्बटूर, तो वहाँ पर सलीम अली सेंटर बनाया गया। किसके लिए, ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री, वहाँ पर एक सेंटर बनाया गया।
तमिलनाडु में 1990 में। तो उनके इतने ज़्यादा एफर्ट्स रहे कि लास्ट टाइम तक भी वो अपने पैशन को लेकर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि उन्होंने लास्ट टाइम में भी प्राइम मिनिस्टर से अपनी बात मनवा ली कि उनके लिए एक क्या बनाया जाना चाहिए, ऑर्निथोलॉजिकल इंस्टीट्यूट मुंबई में भी होना चाहिए। तो इतनी ज़्यादा उन्होंने कोशिश की, क्योंकि वो एक बर्ड वॉचर थे, वो बर्ड्स को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे जो पर्सन बर्ड्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता है। तो ये सलीम अली की लाइफ के अबाउट चैप्टर था अनफॉरगेटेबल सलीम अली, जिन्हें भूला नहीं जा सकता है कि उन्होंने इनके इतने ग्रेट वर्क्स रहे हैं, उनको इतने ज़्यादा अवार्ड्स मिले हैं, उन्होंने नीडी स्टूडेंट्स के स्कॉलरशिप्स के लिए इतने बड़े बड़े अमाउंट्स दिए हैं। So this is your chapter Unforgettable Salim Ali. And now your question answer. How old Salim Ali when he found a yellow-throated sparrow? 10 years old. 10 साल के थे वो. In Burma Salim Ali was a businessman. business का वर्क करते थे अपने भाई के साथ, businessman थे वो. Salim Ali's first book is the Book of Indian Birds. पहली बुक थी उनकी. Salim Ali won the Paul Getty Wildlife Conservation Prize in 1976. Namta National Park situated in Arunachal Pradesh. And now your match parts. Bird watching, someone who studies birds, जो birds के बारे में पढ़ता हो. Ornithologist, a scientific study of birds, birds की जो हम scientific study करते हैं. Ring, activity of watching wild birds, जो wild birds की activities होती हैं उनको watch करना, उनको देखना कि वो कैसे क्या करती हैं, उसको क्या कहते हैं, ring. Twitcher, a metal ring with a number on it put around the leg of a bird to recognize it later. Ornithology, one who seeks a rare bird. Now write the meaning of these words. You have to write these word meanings in your English literature notebook. आपको ये word meanings अपनी notebook में करने हैं. From reading section. Question number 6. The man who had once rejected for a government job for want of a degree was guiding PhD scholars. What government job is being referred to here? The job of guide lecturer at Mumbai's Prince of Wales Museum is being referred to here. आपको बताया था ना कि एक पर्सन को गवर्नमेंट जॉब के लिए रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि उनके पास डिग्री नहीं थी. तो कौन सी जॉब थी? वो गाइड लेक्चरर्स की पोस्ट थी, वो एट मुंबई's प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम. हाउ डिड द मैन क्वालिफाई हिमसेल्फ टू गाइड PhD स्कॉलर्स? क्योंकि उनके पास कोई कॉलेज डिग्री नहीं थी, तो लेकिन उसके बाद भी वो PhD स्कॉलर्स के गाइड कैसे बने, उन्होंने ख़ुद को कैसे क्वालिफाई साबित किया. He conducted a study of Indian birds for 20 years and became an authority on birds when he published the Book of Indian Birds. उन्होंने 20 years तक birds की स्टडी की थी. तो 20 years में इंसान क्या कुछ नहीं जान जाता है, और साथ में उन्होंने एक बुक भी लिखी, तो इस तरह से उन्होंने वो क्वालिफाई कर गए. Salim Ali was a passionate man. Do you agree? Yes, I agree that Salim Ali was a passionate man. He was passionate about birds and went on to make a name for himself in that field. He was also passionate about bikes. बहुत ही जज्बा रखते थे वो बाइक्स के लिए, बर्ड्स के लिए, कि उसके लिए भी उन्होंने 20 साल अपनी ज़िंदगी के लगा दिए बर्ड्स की स्टडी करने में. So question number 8. Why did Salim Ali donate his prize money to a research friend? What does his act tell us about? जो उनको प्राइज़ मनी दी गई थी तो उन्होंने उसको डोनेट कर दिया था. तो इसके बारे में हम सलीम अली के बारे में क्या कह सकते हैं? सलीम अली donated his prize money to a research fund and wished for the development of ornithology in India. This shows that he was extremely passionate about birds and devoted his whole life to it. क्या हुआ था? उन्होंने अपनी जो मनी थी वो ऑर्निथोलॉजी के डेवलपमेंट में दे दी थी कि कोई रिसर्च सेंटर बनाया जा सके, फ़ंड कर दिया था. तो ये चीज़ ये बात किस को ज़ाहिर करती है कि वो बहुत ही ज़्यादा डिवोटेड थे बर्ड्स के लिए, और वो बहुत ही एक जज्बा रखते थे बर्ड्स के लिए. So this is your chapter about Salim Ali, Unforgettable Salim Ali. I hope you enjoy the video. Take care all of you.